मगध, वह ज़मीन जहाँ इतिहास की उथल पुथल कभी थमी नहीं। राजगद्दी पर बैठे नाग दशक के बुरे बर्ताव से जनता का सब्र खत्म होने लगा था। हर गली मोहल्ले में अफवाहें फैल रही थीं और दरबार में साजिशें हो रही थीं। ऐसे माहौल में एक नाम सबकी ज़ुबान पर आया, शिशुनाग। शिशुनाग कोई ख़ानदानी राजा नहीं था। वह काशी यानी वाराणसी का एक बड़ा अफसर या अमात्य था। उसकी समझदारी, न्याय करने का तरीका और पक्का इरादा लोगों को बहुत पसंद था। जैसे ही दरबार की साजिशें बढ़ीं, जनता और कुछ भरोसेमंद मंत्रियों ने मिलकर नाग दशक को हटाने का प्लान बनाया। कुछ ही समय में हर्यक वंश खत्म हो गया और मगध में एक नया वंश शुरू हुआ, शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राज सत्ता राजगृह से शुरू की, लेकिन बाद में वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी या प्रशासनिक केंद्र बना लिया। उसने तुरंत प्रशासन, सेना और टैक्स वसूलने के तरीके को ठीक किया। लोग कहते थे कि शिशुनाग की काबिलियत में जनता का भरोसा और उसका सरकारी कामकाज समझने का तरीका दोनों बराबर थे। वह शक्तिशाली और दुश्मनों को खत्म करने वाला शासक माना गया। शिशुनाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अवंती के साथ मगध की पुरानी दुश्मनी को खत्म करना। यह वह सपना था जिसे हर्यक वंश के महान राजा बिंबिसार और अजातशत्रु भी पूरा नहीं कर पाए थे। बिंबिसार को तो अवंती के डर से अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी तक करवानी पड़ी थी। यह दुश्मनी लगभग 100 साल से चल रही थी। अवंती के राजा अपने इलाके को आज़ाद रखना चाहते थे। मगध की बढ़ती ताकत उन्हें पसंद नहीं थी और इसी वजह से अवंती से निर्णायक युद्ध हुआ। शिशुनाग ने अपनी बेहतरीन रणनीति और मजबूत सेना की मदद से अवंती पर जीत हासिल की और उसे मगध में मिला लिया। इस जीत ने बिंबिसार और अजातशत्रु के अधूरे काम को पूरा किया और मगध का प्रभुत्व उत्तर और मध्य भारत तक फैल गया। इसके अलावा उसने उत्तर में वज्जी महाजनपद यानी वैशाली पर भी पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। जीत के बाद शिशुनाग ने पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में सरकारी ढांचा मजबूत किया। सभी शहरों में अच्छे अफसर यानी योग्य अमात रखे गए और टैक्स लेने का सिस्टम ठीक किया गया। सेना और हथियार बनाने के कारखानों को मजबूत किया गया ताकि कोई विद्रोह आसानी से सफल न हो सके। उसने धर्म और जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। उसने स्थिविरवादी यानी पुराने नियमों पर चलने वाले बौद्ध और महासांघिक यानी बौद्ध धर्म में बदलाव चाहने वाले समूह दोनों का सम्मान किया। शिशुनाग का बेटा काल अशोक उसका वारिस बना, जिसने बाद में पाटलिपुत्र को हमेशा के लिए राजधानी बनाया। शिशुनाग की मौत लगभग 395 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने मगध को एकजुट, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार किया। इतिहासकार कहते हैं कि शिशुनाग ने साबित किया कि किसी भी राज्य की ताकत केवल राजघराने में पैदा होने से नहीं आती, बल्कि जनता का भरोसा, सरकारी कामकाज में कुशलता और हिम्मत वाला नेतृत्व ही उसे स्थायी बनाते हैं। जहां दरबार में साजिशें थीं और जनता परेशान थी, वहीं एक साधारण मंत्री ने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर बाद में नंद और मौर्य वंश का विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। यही थे शिशुनाग, जनता के चुने हुए राजा, जो इतिहास में हमेशा एक उज्जवल शासक की तरह चमकते रहे। मगध का नया सूरज अब कालाशोक यानी काक वर्ण के हाथ में था। पिता शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। अब बेटे कालाशोक की बारी थी इस सत्ता को और मजबूत करने की। कालाशोक ने समझा कि मगध का केंद्र सिर्फ वैशाली तक सीमित नहीं रह सकता। इसलिए उसने वैशाली से पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बनाया। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा यह शहर न केवल युद्ध की नज़र से रणनीतिक था, बल्कि व्यापार और सरकारी कामकाज के लिए भी सबसे अच्छा था।
प्राचीन लेखों में उसके काकवर्ण यानी काले रंग का जिक्र मिलता है, इसलिए लोग उसे काकवर्ण कहते थे। यह नाम उसकी एक पहचान और गंभीरता बताता था और वह अपने काम में कड़ा और चतुर शासक ही दिखा। उसने पाटलिपुत्र को मजबूती दी। पुरानी कच्ची दीवारों की जगह उसने पक्के परकोटे, ऊंची दीवारें और गहरी खाइयाँ बनवाईं। चारों ओर किलेबंदी करवाई गई ताकि राजधानी युद्ध में भी टूटे नहीं। यूनानी यात्रियों के बाद के वर्णन भी पाटलिपुत्र के इन मजबूत दीवारों की तारीफ करते हैं। यही दीवारें बाद में मौर्य काल की भी शान बनी। कालाशोक के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध घटना थी द्वितीय बौद्ध संगीति। यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के भिक्षु और बड़े धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए। इस सभा का मुख्य कारण बौद्ध नियमों को लेकर पैदा हुए बड़े मतभेद थे। कुछ भिक्षु विलासिता और 10 तरह के नियमों में ढील चाहते थे। कालाशोक ने इसे होने की इजाज़त दी और इस संगीति का पूरा समर्थन किया। इस आयोजन में स्थिविरवादी और महासांघिक दोनों शामिल थे। इसकी अध्यक्षता सबकमी ने की। हालांकि यह संगीति मतभेदों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के इतिहास में 2 अलग अलग विचारों की जन्म की नींव रख दी, जो भविष्य के बौद्ध सिद्धांतों के लिए मील का पत्थर बन गई। कालाशोक का परिवार भी बड़ा था। उसके 10 पुत्र थे। शासन के आखिरी समय में ये पुत्र अपने अपने इलाकों में शासन संभालने लगे थे। उत्तराधिकार को लेकर हुई यह अंदरूनी खींचतान ही कालाशोक के शासन को कमज़ोर कर गई। कालाशोक की मृत्यु के बाद सत्ता का खेल और तेज हो गया। प्राचीन स्रोतों में उसकी मृत्यु को रहस्यमयी बताया गया है। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यह अंतः दरबारी षड्यंत्र या हत्या का नतीजा था। संभवतः महापद्म नंद ने उसे मारकर गद्दी छीनने की कोशिश की। राज्य में अंदरूनी लड़ाई और अस्थिरता के बीच नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग का अंतिम शासक बना, लेकिन महल में ताकत पाने की भूख का फ़ायदा उठाते हुए महापद्म नंद ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और अंत में महानंदिन को हटाकर खुद राजा बन गया और यहीं से मगध पर नंद वंश की शुरुआत हुई। कालाशोक की सबसे बड़ी विरासत यही रही। उसने मगध को अवंती की विजय के बाद मिली ज़मीन पर मजबूती से जमाया, पाटलिपुत्र को हमेशा के लिए राजधानी बनाया और बौद्ध संघों के बीच संतुलन कायम रखा। हालांकि उसके बेटों की आपसी कलह और महापद्म नंद के उदय ने वंश का अंत कर दिया, लेकिन इतिहास में कालाशोक की छवि एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और कूटनीतिक शासक के रूप में हमेशा बनी रही। मगध की धरती पर इतिहास की धारा तेज और अनवरत बहती रही। जहां शिशुनाग ने अपने प्रशासनिक कौशल, रणनीति और जनता के भरोसे से मगध को एकजुट किया, वहीं कालाशोक ने उसी नींव पर पाटलिपुत्र जैसी स्थायी राजधानी बनाई और धर्म संघों में संतुलन कायम रखा। दोनों शासकों ने दिखाया कि केवल तलवार या जन्म से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और प्रशासनिक कुशलता से ही राज्य स्थायी बनता है। शिशुनाग ने नींव रखी, कालाशोक ने इसे मजबूत किया और उनके बाद आने वाला नंदवंश उसी महान विरासत को एक नए आयाम तक ले गया। यहीं समाप्त होती है शिशुनाग और कालाशोक की कहानी। 2 नाम, एक अद्भुत इतिहास और एक उज्जवल सूरज की तरह चमकती विरासत। अगर आपको इतिहास की ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत के गौरवशाली अतीत की हर कहानी आप तक पहुंचे।